Welcome देश के कर्णधारों. Today we are going to study energy stored in a capacitor. As I have told that capacitor store energy and charge both. Now I have to we have to understand what will be the value of energy stored in the capacitor. ठीक है. Now let suppose करते हैं कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, उसको dq चार्ज देने पे उसके पोटेंशियल में बहुत नेग्लेजिबल चेंज हो रहा है. ठीक है. तो dq चार्ज देने पे जब उसमें नेग्लेजिबल चेंज हो रहा है तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन गिविंग स्मॉल चार्ज dq, इस कैपेसिटर को dq चार्ज देंगे, dq टू कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा dw इक्वल टू v dq. अच्छा, अब ये सोच रहे हो भाई ये कहाँ से उठा के पटक देते हैं, जहां से मन होता है उठा के ले आते हैं. अब देखिए v को कांस्टेंट रखा है, मतलब इसमें नेग्लेजिबल चेंज है, वो उसको चेंज कांस्टेंट मान रहा है. नेग्लेजिबल चेंज का मतलब कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है. तो इसको उठा के बाहर ले आओ, फिर डिफरेंशिएट कर दो, dw इक्वल टू dq. तो dw इक्वल टू क्या मिल गया, v dq. ये हो गया इक्वेशन में. अब देखिए क्या होने वाला है, क्या होगा. अभी तो हमने स्मॉल dq के लिए निकाला, अगर q चार्ज तक चार्ज किया जा रहा है तो कितना होगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल ला नहीं रहा हूं, टोटल ही बोल रहा हूं, टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज q टू द कैपेसिटर. तो भाई dq चार्ज देने में इतना, तो टोटल वर्क डन w इक्वल टू 0 से q दिया और v dq, ये इक्वेशन 2 हो गई. ठीक है. अब ये जो v dq है, अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू q बाई c. शायद पता हो आपको, नहीं पता पीछे वाले वीडियो देख लेना, पुरानी बातें याद कहाँ रहती हैं, बस खाली याद रहती है उसने क्या कहा था. ठीक है. वैल्यू रख दो, क्या मिलेगा 0 टू q बाई सी dq. देखिए 1 बाई सी बाहर ले लो, कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट होता है. अब कितनी बार बताएं, बहुत बार बता चुके हैं. तो इंटीग्रेशन 0 से q dq. अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी लिखो, ये कहां छोड़ते हैं. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला लगना जा रहा है जो बहुत बार यूज कर चुके हो बचपन से. बचपन मतलब 11 से, यहाँ पे बचपन का मतलब 11 से. 1 प्लस 1 मतलब 2 बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से q तक. एक बार अपर रखो, एक बार लोअर रखो. अपर लिमिट कितनी है, अरे सर q स्क्वायर 2 माइनस 0, सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c. अब देखिए ये आ गया वर्क डन. अब देखिए वर्क डन जो होता है किसी भी चार्ज को, देखिए ये जो कैपेसिटर है मान लीजिए बिल्कुल अनचार्ज है, पहले हमने dq चार्ज दिया, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद जितना भी हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और दे रहे हैं तो वो रिपेल करेगा, नहीं चाहेगा ना. आप अपने घर में रह रहे हैं, राजा की तरह रह रहे हैं, आपके देश में दूसरा कोई आके हमला करे, मतलब कब्जा करे आपकी चीजों पे, तो क्या आसानी से करने देंगे, रजिस्ट करेंगे. तो उसके लिए बार बार और ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क होता है वो इसके अंदर स्टोर होता जाता है. और वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है. तो वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर stored as what, potential energy. तो भैया आंसर ये के पास आ गया, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू W. वैल्यू फेंक दो, ये 2 माना था इसको 3 मान लो, जैसे फेंकोगे तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई c. ये आया एक फॉर्मूला, इसको इक्वेशन 4 मान लो. देखिए अभी एक आया, अभी 2 और लाते हैं. ठीक है. 2 कहाँ से लाएंगे, सर एक ही बहुत है याद करने के लिए, 2 कहाँ से क्या करेंगे, नहीं जरूरत पड़ती है. ठीक है. लाएंगे कहाँ से, आप ही लेके आएंगे, हम थोड़ी लाएंगे. चलिए देखिए कैसे लाते हैं. पकड़ के नहीं लाना है, बिल्कुल आराम से आएंगे, डांट के भी नहीं लाना है.
देखिए Q इक्वल टू सी वी होता है, अभी यहीं पे किया था कहीं पे कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, ये और ये कट गया, U इक्वल टू क्या मिला, हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए बिल्कुल वैसे ही है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो जहाँ पे m का काम होता था वहाँ पे ac का काम कर रहा है बस, और v पोटेंशियल है, पोटेंशियल जगह पे वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब एक और लेके आओ सर, अभी तो आपने कहा था दो और लाने हैं, अभी तो एक ही आया है, एक कहाँ से लाएंगे, चलिए कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे, u इक्वल टू, अब c को गैप कर दो और q और v में फॉर्मूला निकालो, तो c को गैप करेंगे तो q बाई v हो जाएगा, हाँ, और v स्क्वायर, एक ये उड़ गए तो ये भी उड़ गए, तो ये बचा हमारे पास u इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तीन फॉर्मूले मैंने लिखे, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये पोटेंशियल एनर्जी के हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी विच इज रिलेटेड टू द energy stored in the capacitor. Now energy density of capacitor, energy density of capacitor. What will be the energy density? Energy stored in a capacitor will be half CV square. Energy stored in a capacitor is half CV square. ये लाइन यहाँ पे लिखा करिए आप लोग, हमको लगता है नोट्स बनाते हैं तो फिर सब छोड़ छाड़ के बनाते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते हैं हमको। क्या, हम तो समझा रहे हैं ना, मगर फिर भी हम बोल रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी A एप्सिलॉन नॉट I D। कैपेसिटेंस सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, ऑफ लिख ही देता हूँ, पैरेलल प्लेट। तो ये हो गई इक्वेशन 2। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस को सॉल्व में पीडी लिख रहा हूँ, पेन ड्राइव नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स क्या होगा, कोई बताएगा या हम खुद ही समझ लें। V इज इक्वल टू E इंटू V, हाँ सही लिखा है, पहले भी इसको यूज कर चुके हैं। कहाँ, डेरिवेशन में। कौन से डेरिवेशन में, जब पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल रहे थे। पुट करिए, पुटिंग वैल्यूज ऑफ C and V in 1, what will you get? Half C will be A epsilon naught by D, V will be E D whole square. Now एक D से एक D इसका उड़ जाएगा, फिर रुक जाओ यहाँ ना उड़ाओ, A epsilon naught by D, ये हो जाएगा E स्क्वायर और D स्क्वायर, ये और ये उड़ गया। ठीक है, अब क्या मिला, U इज इक्वल टू हाफ ए डी एक साथ रख लो, A और D को एक साथ, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आ गया। अब ये मान के चल रहे हैं कि प्लेट्स के बीच में जो है वो केवल एयर फिल है, अभी हम उसके बाद भी देख लेंगे। तो ये तो आ गया एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज, एनर्जी डेंसिटी is defined as energy stored per unit volume of capacitor। अरे भाई डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज डेंसिटी भी मैंने बता रखा है पहले से, पुराने वीडियो में देखिएगा।
तो वहां पे क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल यू डिवाइडेड बाय कैपिटल वी। और कैपिटल वी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे पोटेंशियल और वॉल्यूम में, ठीक है। तो ए डी लिख दिया। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मतलब एक तरीके का क्यूबॉइड बनेगा और वो उसका वॉल्यूम ये हमने लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। इक्वेशन 4 से वैल्यू जैसे ही पुट करोगे ए और डी ये देखिए उड़ जाएंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए ये एनर्जी डेंसिटी आई है फॉर एयर। अगर यही एनर्जी डेंसिटी किसी भी, मान लीजिए कि कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो मीडियम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड between the plates what will happen of epsilon naught k E square, this is your answer, ठीक है। अब देखिए अभी तो कुछ चीजें आई हैं बेसिकली। अभी हम लोग जब ये तो एनर्जी डेंसिटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली ये भी कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अभी हम लोग निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड तो वो भी कुछ इसी तरीके से आएगी, बी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वहां पे जो कांस्टेंट ये एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट में आता है ना, तो ये ऊपर आएगा म्यू नॉट। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ये ध्यान रखना है, लिख मत लीजिए कभी, बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब ये तो था एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी से रिलेटेड था। कुछ चीजें और बची हैं, लास्ट पोर्शन है इसलिए थोड़ा सा चैप्टर वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग। और इसमें कुछ एक टॉपिक और है जो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, वो है फोर्स बिटवीन द प्लेट। अब देखिए जब चार्ज हैं, दोनों प्लेटें चार्ज हैं तो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रही होंगी ना, वो सीधे तो बैठी नहीं होंगी। तो दो फोर्स लग रहा है प्लेट्स के बीच में, वो कितना लग रहा है जरा इसका भी थोड़ा सा ब्रीफिंग देखते हैं। फिर ये मान के चल रहे हैं कि दोनों प्लेट्स पे जो है वो बिल्कुल एक जैसा चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इसलिए बड़ी इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिलहाल फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, खाने की प्लेट्स नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। वैसे खाने की प्लेट्स के बीच भी बहुत फोर्स लगता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा। तो ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, हाँ या ना। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना, हाँ, और इस पे नेगेटिव है, तो क्या हुआ, सीधी सी बात है, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव ना, पॉजिटिव नेगेटिव रिपल करते हैं शायद, हाँ, फिर अट्रैक्ट करते हैं, गुड, चलो कोई तो समझ में आया। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, सीधी सी बात है, हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस प्लेट की वजह से, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ठीक है, तो प्लेट ए की वजह से बी के नियर बाई पे जो फील्ड सेटअप होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो प्लेट है, आपको याद होगा कि प्लेट की वजह से, इनफिनाइट लेंथ की प्लेट की वजह से, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके नियर अबाउट कितना जो है फील्ड सेटअप होगी वो आपको पता है। फील्ड, कौन सी फील्ड भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नियर प्लेट बी। तो भाई प्लेट बी के बीच में कितनी फील्ड सेटअप होगी, इसके बारे में फॉर्मूला ना हो तो वीडियो चले जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पार्ट 2 देखिएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नहीं तो इसके पहले वाले वीडियो में जाइएगा, वहां भी यूज किया हुआ है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। अब सिग्मा कितना होता है, सिग्मा यही तो होता है, हाँ या ना, क्या होगा, चलिए अब तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो चार्ज रखा है, पूरे प्लेट को क्यों चार्ज दिया गया है, पूरे प्लेट को क्यों चार्ज दिया गया है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ पूरे प्लेट को क्यों चार्ज दिया है। तो क्यू चार्ज है अगर प्लेट के ऊपर, तो फोर्स क्या होगा, माइनस का क्यू और ई वेक्टर, माइनस क्यू, क्यू पे माइनस क्यू, भाई चार्ज नेगेटिव है तो माइनस तो होगा ही, ठीक है। अब E की वैल्यू, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड विल ऑफ फोर्स विल बी ये 1/f, ठीक है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी F मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q/2a एप्सिलॉन नॉट इनटू
ई सॉरी क्यू पहले से था, मैग्नीट्यूड लिया इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा और एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई क्यू। अब अगर इसमें डायलेक्ट्रिक रखा हो, इफ के डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो ये नियर बाय द प्लेट्स, तो ये फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ प्लेट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए टफ था, इतनी सारी बड़ी बड़ी डेरिवेशन समझ लिए, तो ये छोटा सा डेरिवेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बट आना चाहिए। हो सकता है कि कंपटीशन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए और वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बिल्डअप का डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैपेसिटर्स पढ़ तो लिया बहुत सारा, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने स्टार्टिंग में खाली इतना बोला था कि पंखे में यूज होता है। आज हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये कैपेसिटर यूज होने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं, तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसलिए यूज हो रहा है, ये इसलिए यूज हो रहा है, ये इसलिए यूज हो रहा है, तो हमको उसमें पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यूज यूजेज ऑफ कैपेसिटर, यूज नहीं यूजेज, और बहुत वर्सटाइल है ये, मतलब कि बहुत इंडस्ट्रीज में बहुत जगह यूज होता है। नंबर वन इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो तरीके के अप्लायंसेस होते हैं। जो आपके घर में कूलर लगता है, पंखा लगता है, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो वहाँ पे कहीं पे भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल इन इलेक्ट्रिकल अब आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके बारे में मैंने बताया ना, कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर, फैन, कूलर, मोटर, आपके यहाँ जो टुल्लू पंप होता है ना, ठीक है। तो जो ये पंप होते हैं, जितने भी समरसेबल, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं कैपेसिटर का रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखते हैं, और क्योंकि स्टार्ट करते समय क्या होता है कि इनको बहुत सारी करंट चाहिए होती है। कभी कभी जैसे आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन सारे में है कि जब साइकिल का पहली पैडल मारते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद आराम से स्मूथली चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमको इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मतलब पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यही होता है अप्लायंसेस के लिए भी। करंट को स्टार्ट करने के लिए, मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए ज़्यादा चाहिए होती करंट, उसके बाद स्मूथली थोड़े पे चलती रहती है। तो इसलिए कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है, कंडेंसर का यूज़ किया जाता है, और ये आपको पहले से मतलब आपने देखा भी होगा, और कई बार घर पे अगर नहीं है तो आप पंखे के ऊपर चढ़ के थोड़ा सा देखिएगा, वहाँ पे एक छोटा सा गोल गोल लगा होगा, बिल्कुल सिलिंड्रिकल टाइप का, वो आपका कैपेसिटर। फिर आता है यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी यूज होता है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले ही ब्रीफिंग दे रखी है कि कैपेसिटर्स का यूज हम लोग एनर्जी को स्टोर करने में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का दो रोल होता है, चार्ज को भी स्टोर करता है और चार्ज के साथ वो एनर्जी को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये रोल है कैपेसिटर का। आप कहोगे सर अगर एनर्जी स्टोर कर सकता है तो उसको बैटरी की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते? दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोगों को केवल इतने पे फोकस करना है कि हाँ, जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए रिसाइकल नहीं करता है, मतलब एक बार एनर्जी हो गई फिर वो फ्लो नहीं बना सकता कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसलिए अब थर्ड यूज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं। आपका जो फोन है ना, वो फोन तभी सिग्नल रिसीव कर पाता है जब उसमें ऑसिलेटर काम करता है, ठीक है। और ऑसिलेटर जो है जब तभी काम करेगा जब उसमें कैपेसिटर हो। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर पहले बनाए जाते थे, एलसी ऑसिलेटर, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसके बारे में बताया है। टीवी सिग्नल्स के रिसीविंग पहले जो बनते थे वो एनालॉग सिग्नल्स होते थे, तो उसमें एलसी ऑसिलेशन ये सारी चीजें यूज की जाती है। सी एल मतलब इंडक्टर, जिसको आगे पढ़ना है अभी।
सी मतलब कैपेसिटर, और कैपेसिटर का यूज करके ही ऑसिलेटर बनाते थे, ऑसिलेटर को यूज करके बेसिकली सिग्नल्स को भेजे जाते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऑसिलेटर बनाने में यूज किए जाते हैं और सिग्नल को भेजने में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डेवलप करने में, बनाने के लिए ऑसिलेटर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, डिवाइसेस में भी इसको यूज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लास्ट है साइंटिफिक रिसर्च। अभी मैंने बताया ना कि ये ऑसिलेटर का काम करता है। तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि बहुत सारे तरीके से जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वहाँ पे ऑसिलेटर की जरूरत होती है, जिससे वो चार्ज को इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सिलरेट कर सके। और फिर जो कैपेसिटर होते हैं उनके बीच में अगर कोई मटेरियल, एक और यूज होता है कि अगर कोई मटेरियल है उसको अगर हम लोग कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं, ठीक है, तो उससे उसका क्या इलेक्ट्रिक बिहेवियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होगा उसका, ठीक है, कैसे वो चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करेंगे या फिर बाकी चीज़ों कैसे उसके लिए कैसे वो रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें समझने के लिए भी साइंटिफिक रिसर्च में इसका कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है। तो ये था कैपेसिटर का कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और कहीं पे भी कोई भी आपको क्वेरी है पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के विद ईमेल आईडी आप लिखिएगा, ठीक है, आपको आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर कभी रिव्यू अगर होगा तो रिव्यू वीडियो बना के आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सब, ठीक है। थैंक यू।